नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पावर एंगल यानी लोड एंगल का कैलकुलेशन करेंगे। स्पेशली ये हम जनरेटर के लिए कर रहे हैं। अगर हमें मोटर के लिए करने के लिए जरूरत पड़े तो ये हम समझ लेंगे कि मोटर का भी हम पावर एंगल कैसे कैलकुलेट करते हैं। बच्चों, ये कॉमन डेरिवेशन होगा जिसमें मोटर जनरेटर दोनों का मैं एंगल कैलकुलेशन करूंगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा बच्चों, मैंने कंसिडरेशन जो लिया है वो है लैगिंग पावर फैक्टर का, यानी जो फेजर डायग्राम मैंने बनाया है वो पावर फैक्टर लैगिंग के लिए है। आप चाहे तो लीडिंग के लिए भी या फिर यूनिटी पावर फैक्टर पे भी इस लोड एंगल का कैलकुलेशन कर सकते हैं। ऑलरेडी लीडिंग लैगिंग इन सभी का फेजर डायग्राम एनालिसिस मैं आपके साथ डिटेल में शेयर कर चुका हूँ, डिस्कस कर चुका हूँ। यहाँ एक और एजम्पशन मैंने लिया है बच्चों, हमने आर्मेचर रेसिस्टेंस या इफेक्टिव रेसिस्टेंस के इम्पैक्ट को, ड्रॉप को नेग्लेक्ट किया हुआ है क्योंकि उसका ड्रॉप बहुत कम है, इसीलिए मैंने इसके इफेक्ट को यहाँ नेग्लेक्ट किया हो। बड़ा सिंपल सा रीजन है, एक तो आपका कैलकुलेशन थोड़ा अच्छा हो जाए, साथ में फेजर डायग्राम भी एनालाइज करना आसान हो जाए। आप चाहे तो उसके ड्रॉप को ले भी सकते हैं, पर अगर हम निगलेक्ट भी करते हैं तो हमारे डेल एंगल पे कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि उसकी वोल्टेज की जो ड्रॉप होती है एज कम्पेयर टू टर्मिनल वोल्टेज काफी कम होती है। आइए बच्चों, यहाँ कुछ एंगल का एजम्पशन कर लेते हैं जो आप ऑलरेडी पहले जानते हैं। सबसे पहले मैं लोड एंगल जिसको मैं कैलकुलेट करूंगा, या फिर मैं अगर मोटर के केस में बोलूंगा तो टॉर्क एंगल, जनरेटर के केस में बोलूंगा तो पावर एंगल। तो डेल जो एंगल है वो V और E नॉट के बीच में है, तो मैंने मेंशन कर दिया डेल इज द एंगल बिटवीन V एंड E नॉट। सिमिलरली फाई जो एंगल होता है दैट इज पावर फैक्टर एंगल। आप जैसे जानते हैं पावर फैक्टर हम वोल्टेज और करंट के बीच में ही लेते हैं, तो मैंने आर्मेचर करंट IA और टर्मिनल वोल्टेज V के बीच में जो एंगल लिया है दैट इज फाई। अब हम तीसरा एंगल की बात करते हैं जो थीटा है। थीटा एंगल हमारे आर्मेचर करंट और हमारा जो ई नॉट एक्सिस है इन दोनों के बीच में है, तो मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ थीटा एंगल इज बिटवीन आर्मेचर करंट एंड ई नॉट। यहाँ ध्यान दीजिएगा, कुछ लोग आर्मेचर करंट और IQ भी बोलते हैं, तो वो भी करेक्ट है क्योंकि IQ और ई नॉट दोनों का एक्सिस एक ही जैसा है। अब बच्चों, इस बेसिक जो हमारा टर्मिनोलॉजी है एंगल का, ये वेरिएबल हो सकता है। कुछ बुक्स में जहां डेल लिखा है वही दूसरे बुक्स में अल्फा लिखा होता है, तो प्लीज डोंट बी कंफ्यूज। मेरा ये बताने के पीछे पर्पस यही है कि एग्जैक्टली आप समझ जाएं कि एंगल का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कुछ भी हो, पर हमें एग्जैक्टली ये पता होना चाहिए कि वो किन दो क्वांटिटी के बीच का एंगल है। आइए अब हम मोटर और जनरेटर दोनों के हिसाब से इस डेल थीटा और फाई के बीच का एंगल एनालिसिस देखते हैं। तो मैं एक रिलेशन डेवलप कर रहा हूं बच्चों, मैं आपसे भी पूछूंगा क्योंकि पहले भी हम इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं कि डेल थीटा और फाई के बीच में मैंने एक रिलेशन लिखा है, डेल इक्वल टू थीटा माइनस फाई। यहाँ ध्यान दीजिएगा बच्चों, थीटा कंप्लीट एंगल है, इसमें से इतना एंगल डेल है, इतना एंगल फाई है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ थीटा इक्वल टू डेल प्लस फाई, और मैं इसी को लिख दिया हूँ डेल इक्वल टू थीटा माइनस फाई। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये जनरेटर का वेव फॉर्म है, तो स्वाभाविक है ये जनरेटर के केस का ही एंगल होगा, तो मैंने लिख दिया दिस इज इन द केस ऑफ जनरेशन और जनरेटर। दूसरा बच्चों, इसी इक्वेशन को मैं चेंज कर सकता हूं, मैं इसी इक्वेशन को लिख रहा हूं डेल इक्वल टू फाई माइनस थीटा। अब आप मुझे बताएंगे थोड़ा सा चेंज करने से ये जो रिलेशन है ये मोटर का है कि जनरेटर का है। तो बच्चों, ये जनरेशन के पर्पज से मैंने बोला, यानी ये जनरेटर का इक्वेशन था, तो सिमिलरली जो दूसरा होगा बच्चों वो मोटर का इक्वेशन होगा। ध्यान दीजिएगा, अब मैंने ये क्यों बोला, क्योंकि आप मोटर या जनरेटर का एक ही साथ रिलेशन डेवलप कर सकते हैं। तो आइए मैं एक कॉमन रिलेशन यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, थीटा इक्वल टू फाई प्लस माइनस डेल। अब आप ही मुझे बताएंगे जब प्लस होगा तो वैल्यू क्या होगी, माइनस होगी तो वैल्यू क्या होगी। तो प्लस होगा जनरेटर के लिए और माइनस होगा मोटर के लिए। अब बच्चों, यहाँ दूसरा हम एनालिसिस देखेंगे फेजर डायग्राम में। ये फेजर डायग्राम ऑलरेडी मैं कई बार आपके साथ ड्रॉ कर चुका हूँ, डिस्कशन हम कर चुके हैं, तो बहुत ज्यादा इस पे एम्फसाइज नहीं करेंगे। थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूँ। मैंने V और उसका जो ड्रॉप है 2x सालिएंट पोल अल्टरनेटर के लिए मैंने बनाया है, तो IDXD उसी में चलेगा, लेकिन ये ID के 90 डिग्री चलेगा, IQXQ वोल्टेज के साथ ही चलेगा, और IQ से 90 डिग्री चलेगा। ध्यान दीजिएगा, साथ में मैंने IRA के ड्रॉप को नेग्लेक्ट कर दिया है। आर्मेचर करंट के दो कंपोनेंट होंगे, ID और IQ, दोनों एक दूसरे के क्वाड्रेचर होंगे। जहां IQ होता है वो E नॉट एक्सिस में होता है, जबकि ID जो होता है IQ से 90 डिग्री डिस्प्लेस्ड होता है। तो चलिए बच्चों, आप मुझे बताइए कि IA, ID और IQ के बीच में क्या रिलेशन बनेगा। तो आप देखेंगे जिसके साथ एंगल होता है हम उसको बोलते हैं कॉस कंपोनेंट और दूसरे को बोलते हैं साइन कंपोनेंट। तो IA के साथ एंगल थीटा है किसका, IQ का, तो मैं लिख सकता हूं कि IQ इक्वल टू IA जिसके साथ एंगल है वो कॉस कंपोनेंट है,
तो कॉस थीटा, और दूसरा जो होगा वो साइन कंपोनेंट होगा, तो मैं लिखूंगा आई डी इक्वल टू आई ए साइन थीटा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा बच्चों, थीटा के लिए मैंने रिलेशन ऑलरेडी बना दिया है, तो मैं यहाँ इस क्वेश्चन को रीराइट कर सकता हूँ, आई ए कॉस फाई प्लस माइनस डेल, और प्लस माइनस डेल आप समझ गए होंगे कौन सा मोटर के लिए होगा और कौन सा जनरेटर के लिए होगा। सिमिलरली आई ए साइन फाई प्लस माइनस डेल, ये जनरेटर मोटर का आप एनालिसिस आराम से अब समझ गए होंगे, आप अपने हिसाब से इसको कर लीजिएगा। अब आइए बच्चों, अब हम V का और V का एनालिसिस देखते हैं। V जो डेल एंगल बना रहा है ई नॉट के साथ, तो जब मैं इसको तोड़ूंगा बच्चों तो दो कंपोनेंट बनेगा, एक बनेगा साइन कंपोनेंट, दूसरा बनेगा कॉस कंपोनेंट। जिसके साथ एंगल होता है वो कॉस बनता है, आप मैथमेटिक्स में पढ़ चुके हैं कॉस। तो इसका जो एंगल बनेगा V कॉस डेल, क्योंकि डेल एंगल है, वो वैल्यू ये होगी, और इसका जो वर्टिकल बनेगा वो कहलाएगा V साइन डेल। अब बच्चों यहाँ ध्यान देने वाली चीज ये है कि ये जो लाइन है दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ V साइन डेल की जो वैल्यू है वो आई क्यू एक्स क्यू के बराबर है। तो इसी क्वेश्चन को मैं रीराइट कर दे रहा हूँ यहीं से देख के, V साइन डेल इज इक्वल टू आई क्यू एक्स क्यू। अब आप मुझे बताएंगे आई क्यू एक्स क्यू में मैंने आई क्यू की वैल्यू ऑलरेडी पहले कैलकुलेट कर ली है, मैं इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो वैल्यू हो जाएगा आइए। अब मैं चाहूँ तो आइए कॉस थीटा के लिए कर सकता हूँ, और मैं चाहूँ तो मोटर और जनरेटर दोनों को साथ में लेके कर सकता हूँ। तो मैं दोनों का साथ में लेके चल रहा हूँ बच्चों, तो यहाँ मैं लिखूंगा आइए आइए एक्स क्यू, मैंने यहाँ पे आई क्यू की वैल्यू ले लिया, आइए कॉस फाई प्लस माइनस डेल और साथ में इनटू का एक्स क्यूब। अब यहाँ एक छोटा सा मैथमेटिक्स का फॉर्मूला लगेगा, कॉस ए प्लस माइनस बी, यानी कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, और इसी फॉर्मूला को मैं एक्सपेंड करके इक्वेशन को फिर से यहाँ लिख सकता हूँ, v साइन डेल आई ए एक्स क्यू में अलग कर लेता हूँ, तो आई ए एक्स क्यू बाहर आ गया। अब आप मुझे बताएंगे कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉस ए कॉस बी, अगर प्लस होगा तो माइनस साइन ए साइन बी, तो मैं इसको एक्सपांड कर देता हूँ, दैट इज कॉस ए यानी कॉस फाई, कॉस बी यानी कॉस डेल, अगर यहाँ प्लस माइनस है तो माइनस प्लस लिखूंगा, साइन ए यानी साइन फाई, साइन बी यानी साइन डेल। अब इस इक्वेशन को मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। तो इस तरीके से तीन अभी तक बेसिक इक्वेशंस हमने डेवलप कर ली हैं। सबसे पहला हमने डेवलप किया है आईक्यू का इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन हमने आईडी का, और तीसरा इक्वेशन हमने v साइन डेल आईडी और आईक्यू के बीच का रिलेशन यहाँ पे हमने डेवलप कर लिया है। अब बच्चों अब हम आगे बात करेंगे अगले कंपोनेंट की, तो अगले कंपोनेंट को हम आगे समझते हैं और डिराइव करते हैं फाइनली cos 10 डेल की वैल्यू, और 10 डेल को हम कैलकुलेट करके फाइनली एनालाइज कर लेंगे कि कैसे डेल की जो एंगल है वो मोटर जनरेटर के लिए शिफ्ट होती है और चेंज होती है। तो बच्चों अब डेफिनेशन को डेरिवेशन को यहाँ कंटिन्यू करते हैं। पिछला इक्वेशन हमने ये कैलकुलेट कर लिया था, अब मैं साइन डेल को LHS से RHS लेके जा रहा हूँ, मतलब इधर डिवाइड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो फाइनल वैल्यू बनेगा, अगर मैं यहाँ लिखूँ आई एक्स क्यू, बाकी कॉस फाई इंटू कॉस डेल अपॉन साइन डेल, तो ये तो कॉस फाई तो कॉस फाई रहेगा, यहाँ पे हो गया कॉस डेल अपॉन साइन डेल डिवाइड हो जाएगा बच्चों, तो साइन डेल प्लस माइनस का माइनस प्लस था बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिएगा माइनस प्लस था वैल्यू। अब आई एक्स क्यू तो सेम का सेम ही रहेगा बच्चों, यहाँ साइन फाई भी साइन फाई है, लेकिन साइन डेल को वापस मैं साइन डेल से डिवाइड करूंगा तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, मीन साइन डेल अपॉन साइन डेल। अब इस इक्वेशन को फिर से मैं रीराइट कर सकता हूँ, v इक्वल टू आई एक्स क्यू इंटू कॉस फाई। अब मैं आपसे पूछूंगा बच्चों ट्रिगोनोमेट्रिक का बेसिक फार्मूला, कॉस अपन साइन को क्या बोलते हैं, तो साइन अपन कॉस को सबको याद होगा 10 बोलते हैं, तो कॉस अपन साइन को 1/10 यानी कॉट बोलेंगे बच्चों, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा कॉट डेल। ध्यान दीजिएगा बहुत से बच्चे यहाँ गलती से कॉस ही समझ लेते हैं, उनको लगता है कॉट मिस्टेक से आ गया, मिस्टेक से नहीं आया, ये कॉट आया है कॉस अपॉन कॉस डेल अपॉन साइन डेल के फार्मूला से, माइनस प्लस आई एक्स क्यू सेम का सेम रहेगा बच्चों, साइन फाई और साइन डेल अपन साइन डेल की वैल्यू कितनी हो गई 1। अब यहाँ हमने एक v की वैल्यू बच्चों कैलकुलेट कर लिया है, अब इसी कैलकुलेटेड v की वैल्यू में से हम 10 डेल का वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं, रीअरेंज करने के बाद हम आसानी से 10 डेल का वैल्यू निकालेंगे। कॉट डेल यहाँ है तो स्वाभाविक है 10 डेल यहीं पे होगा, तो मैं आई एक्स क्यू कॉस फाई और कॉट डेल को एक तरफ रखता हूँ बच्चों, कॉट डेल को एक तरफ रखता हूँ, बाकी जो ये वैल्यू है इसको लेके जा रहा हूँ LHS में। तो ध्यान दीजिएगा जो माइनस प्लस है वो प्लस माइनस हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा आई एक्स क्यू
साइन फाइव। अब यहां से मैं कॉट डेल की वैल्यू निकाल सकता हूं। तो देखिएगा कॉट डेल की वैल्यू क्या होगी बच्चों, तो यहाँ कॉट डेल की वैल्यू होगी, कॉट डेल को निकलने के लिए मैं इसकी इन वैल्यू से डिवाइड कर दूंगा, तो वैल्यू हो जाएगा v प्लस माइनस आई एक्स क्यू साइन फाइव डिवाइडेड बाई, ये वैल्यू आ जाएगी नीचे आई एक्स क्यू कॉस फाइव। ध्यान दीजिएगा बच्चों, अब अगर मुझे टेंडेल निकालना हो तो टेंडेल इक्वल टू क्या होता है, यही आपके लिए फिर से लिख दे रहा हूं, ये होता है 1 अपॉन कॉट डेल। तो वैल्यू 1 अपॉन करूंगा तो जस्ट डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा। तो वैल्यू हो जाएगा आई एक्स क्यू कॉस फाइव अपॉन का v प्लस माइनस आई एक्स क्यू साइन फाइव। तो इस तरीके से बच्चों ये हमने फाइनली टेन डेल की वैल्यू निकाल दिया है, और यहाँ से मैं डेल की वैल्यू जब चाहूं तब निकाल सकता हूं। डेल इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, टेन इनवर्स से वापस इक्वेशन को मुझे लेना है आई एक्स क्यू कॉस फाइव अपॉन का v प्लस माइनस आई एक्स क्यू साइन फाइव। तो इस तरीके से बच्चों मुझे जब जरूरत है लैगिंग पावर फैक्टर के लिए मोटर के केस में या जनरेटर के केस में, तो मैं आसानी से यहाँ पे लोड एंगल, पावर एंगल, टॉर्क एंगल, क्योंकि मोटर के केस में वो कहलाता है टॉर्क एंगल, जनरेटर के केस में कहलाता है वो पावर एंगल। बस यहाँ एक चीज मैं और क्लियर कर देना चाहता हूँ, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो प्लस साइन है वो किसके लिए है, ये जो प्लस की वैल्यू ये किसके लिए है, जनरेटर के लिए है बच्चों, और दूसरा जो माइनस का साइन है बच्चों वो किसके लिए है, तो वो मोटर के लिए है। तो प्लीज इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, मोटर के लिए निकालना हो तो आप मोटर का आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, और जनरेटर के लिए निकालना हो तो आप जनरेटर का आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरी एक और चीज बच्चों, मुझे यहाँ ई नॉट की वैल्यू चाहिए, तो इस ई नॉट की वैल्यू मैं आसानी से कैलकुलेट कर सकता हूँ। इस v का प्रोजेक्शन लिया तो v cos डेल, और ये जो लाइन है ये आई डी एक्स डी है, तो इसकी पैरेलल लाइन ये होंगी, तो ये भी वैल्यू आई डी एक्स डी हो गई। तो अगर मुझे ई नॉट की वैल्यू बच्चों कैलकुलेट करनी है, ध्यान दीजिएगा, तो ई नॉट की वैल्यू होगी v cos डेल प्लस का आई डी एक्स डी। अब ये आई डी एक्स डी कब हुआ बच्चों, जब ध्यान दीजिएगा जब मैंने आर ए को नेग्लेक्ट किया था, क्योंकि इसमें मैंने आर ए को कंसीडर नहीं किया है। लेकिन अगर मैं आर्मेचर रेसिस्टेंस के ड्रॉप को अगर कंसीडर करता तो उसकी वैल्यू थोड़ी चेंज हो जाती। मींस जब आर नॉट को मैं कंसीडर करता तो इसकी वैल्यू हो जाती v cos डेल, क्योंकि v cos डेल तो आएगा ही बच्चों, लेकिन इसके आई आर जो वोल्टेज ड्रॉप होता है रेसिस्टिव एलिमेंट में उसका भी एलिमेंट आता, तो उसकी वैल्यू आ जाती है। पहले मैं ऐसे कर चुका हूं आपके साथ, आई ए आर ए कॉस थीटा प्लस का आई डी एक्स डी। ये कब होगा, जब हमने आर ए को कंसीडर में लिया हुआ है, कंसिडरेशन किया हुआ है। तो बच्चों इस तरीके से हमें एज पर नीड जैसे हमें जरूरत पड़ेगी वैसे हम कंसिडरेशन करके टॉर्क एंगल की वैल्यू मोटर के केस में, लोड एंगल और जनरेटर एंगल की वैल्यू जनरेटर के केस में कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।